तो वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले प्रीवियस अपने वीडियो में हमने क्या देखा था। हम लोगों ने पिछली बार हमने सेल को कवर कर लिया था, जो बायो का टॉपिक था, है ना, जो बायोलॉजी से रिलेटेड था। आज की क्लास में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कवर करेंगे, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें उससे ना, आगे काम करने का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्लास है ना, उसमें डाउट मत रखना है। CDS, NDA, CAPF सबके लिए सेम ही है। ठीक है, क्योंकि सब में ना चैप्टर्स तो सेम ही आता है, मटेरियल भी लगभग सेम आता है। बस खाली CDS में थोड़ा सा लो आ जाता है CAPF के कंपैरिजन में। ठीक है, और NDA और CDS दोनों का लेवल सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, जी के सेक्शन की बात करूँ तो। ठीक है, चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? मेटल एंड नॉन मेटल। टॉपिक देख के आपको समझ आ गया होगा, और आपने मेरे ख्याल से बहुत सारा प्रीवियस नॉलेज होगा आपके पास इस चैप्टर का। जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो NCERT की क्लास 10 के चैप्टर से हम लोग इसको कवर करेंगे आज। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर से आप पिंग कर सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। ठीक है, और साथ ही में अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हो लेने का, तो फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। 10% आपको ऑफ मिल जाएगा उसमें। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट सा रहता है। उसमें आपको काफ़ी सारे मॉडल पेपर्स आपको मिल जाते हैं बिना कहीं सर्च किए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मेटल एंड नॉन मेटल के हमारे पहले चैप्टर में मतलब चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से पढ़ा होगा या फिर आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, तो फिर भी हम लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो फिर मेटल्स क्या होता है? मेटल्स हार्ड होते हैं और उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ बहुत होती है उसमें। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी लो होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। फिर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मैलिएबल। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? थिन शीट्स में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास लोहा है, तो मैं इसको ना हथौड़े से मार मार के ऐसे चपटा करके एकदम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकूँ, तो उसको, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, या मैलिएबल बोलते हैं उस सब्सटेंस को। ठीक है, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं मैलिएबल। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही फिर जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टिलिटी की बात करें तो फिर जैसे इसमें थिन शीट में करते थे हम बीट करके, उसको बीट मतलब उसको हथौड़े से मार के। ठीक है, तो फिर वैसे ही हम लोग डक्टाइल में क्या करते हैं? हथौड़े से मार के ही उसको थिन वायर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बहुत पतले पतले वायर्स में। ठीक है, ये हमारी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जबकि नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आता है सोनोरस। इस बार के 2022 के CDS 2022 में इसमें क्वेश्चन भी आ रखा था सोनोरस का, अगर मेरे को याद है ठीक से तो। ठीक है, तो सोनोरस मतलब क्या होता है? रिंगिंग साउंड। जैसे देखा है कभी सिक्का नीचे गिर जाता है, कॉइन जब नीचे गिर जाता है एकदम से जेब से निकल के, तो फिर वो आवाज़ करता है ना, रिंगिंग साउंड करता है थोड़ी। तो आवाज़ सिर्फ यही करते हैं, हमारे मेटल्स ही कर सकते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं, तो इसलिए ये नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक, ये रिंगिंग साउंड। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली वो क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है कि क्या था क्वेश्चन, बट हाँ, आपको अगर इसके बारे में पता है तो आप वो क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है, दोनों चीज़ें हाई होती है, मतलब जल्दी मेल्ट भी नहीं होगा, जल्दी बॉयल भी नहीं होगा। जबकि जो नॉन मेटल होता है उनके पास, जिनके पास ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट भी इतना हाई नहीं होता है। ठीक है, और ये जो हमारा मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब बढ़िया होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होते हैं। इसमें से पास कर सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में से। जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छे से पास नहीं करता है, तभी तो बैड कंडक्टर में आता है। ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब वही हुआ जिसको हम लोग इंसुलेटर भी बोल देते हैं। ठीक, जैसे अगर किसी को शॉक लग रहा होगा
ठीक, बिजली से उसको शॉक लग रहा होगा तो फिर क्या करता है, लकड़ी से उसको अलग करता है ना। लकड़ी माने वुड, वुड क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है, इसलिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी जगह हम लोग आयरन यूज़ करें तो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसी साथ हमारा ये पूरा का पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाता है। और हाँ, मैंने पहले भी बोल रखा है, आपको पहले भी बोल देता हूँ कि नोट्स आपको बनाने हैं साथ में ना। ये PDF नहीं दूंगा मैं आपको, अवेलेबल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है फिर आप लोग ना नोट्स नहीं बनाते, और नोट्स बना के ना रिवीजन अच्छा होता है। रिवीजन, जिस पेपर के लिए आप अपेयर होने जा रहे हो ना, वहाँ पर रिवीजन एक की है, उस की के बिना कुछ नहीं होने वाला, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला। आप 1000 चीज़ें याद कर लोगे, 1000 चीज़ें पर आपको रिकॉल नहीं होगी ना उसमें से कुछ भी चीज़, तो कोई फ़ायदा नहीं है 1000 चीज़ें पढ़ के। मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे अगर आप नोट्स बनाओगे तो फिर एक बार लिखते लिखते रिवीजन होगा, फिर आप उसको घर में बैठ के पढ़ लोगे 1-2 बार, तो फिर रिवीजन हो जाएगा। एक बार ये वीडियो फिर देख लेना, बस बहुत है इतना रिवीजन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अभी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये मैं थोड़ी देर ऐसे ही रख देता हूँ, अभी आप इसको पॉज करके फिर इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये स्पेशली यहाँ पर ना मेंशन कर देना आगे, मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हमारे फैक्ट्स आते हैं कुछ, थोड़े से फैक्ट हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख रखे हैं ये फैक्ट्स को ना। फैक्ट्स मतलब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं। मैक्सिमम सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, बस खाली किसी किसी को छोड़ के ऑल मेटल्स जो होता है सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है अपने कमरे का, उसके अंदर सबके सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बस खाली इकलौता एक मरकरी ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक, कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। देखा होगा थर्मोमीटर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और उसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये ना मतलब कम टेम्परेचर के लिए भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब जल्दी से अप हो जाएगा, तो उससे हमें एकदम प्रिसाइजली टेम्परेचर का पता लग जाता है। ठीक है, तो मरकरी कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। एक और चीज़ छोटी सी बता देता हूँ कि मरकरी के जो हमारे अलॉयज होते हैं ना, उनको बोलते हैं एमलगम। क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आगे, अभी मैं इसे मतलब इसी वाली आपको वीडियो में मिल जाएगा ये आगे ना लिखा हुआ, पर मैंने फिर भी अभी बता दिया, ध्यान रखना है इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि है मेटल्स ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल्स हैं, पर फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि ये देख रहे हैं हाथ में रखते सारी वो मेल्ट हो गया। ठीक, इतना ज़्यादा कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, इसलिए ये एक्सेप्शन में आता है। किसके एक्सेप्शन में आता है, मेटल्स के एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि मेटल्स का क्या हमने पढ़ा था अभी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, पर इनका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम है कि हाथ में लेते सारी देखो पिघल रहा है। गैलियम और सीजियम का, ये वाला गैलियम होगा, ठीक, और ये वाला होगा हमारा सीजियम। यहाँ पर बना भी है, सीजियम है, देख रहे हो कितनी जल्दी टूट गया, वो ब्रेक हो गया बीच में से। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अच्छा, मैंने ना वहाँ पर एक प्रॉपर्टी शायद लिखी नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लिख देना। जो मेटल्स होते हैं ना वो लस्चरस होते हैं, लस्चरस, इसके पास लस्टर होता है, और ये नॉन लस्चरस होते हैं। बस इसको ऐड कर देना वहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लस्टर मतलब ये लोग ना, इनके पास कुछ लाइट होता है, चमकते हैं, शाइनी होते हैं, शाइनी लस्टर होता है। और ये नॉन लस्टरस होता है, नॉन शाइनी होता है, शाइन नहीं करते ये लाइट पे ना। अब यहाँ पर लस्टरस का मतलब ये मत समझना कि इनके पास अपना खुद का होता है लाइट, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है, जो ये आयोडीन है ना एक नॉन मेटल है, पर फिर भी ये लस्टरस है, बट इट इज़ लस्टरस, लस्टर करता है, शाइन करता है। दिख रहा होगा यहाँ पर फोटो में ना, शाइन कर रहा है। ठीक है, और हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना, उसको आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम। उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपका मतलब कम्युनिटी टाइप रहेगा, तो आप वहाँ पर मैं चैट भी ऑन कर दूँगा बाद में, जैसे उसमें मेंबर्स बढ़ेंगे तो वहाँ से भी अपने डाउट ना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डायमंड। हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं,
है ना, हार्ड होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इतने हार्ड नहीं होते हैं। पर यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है किसका, डायमंड का। डायमंड जो होता है ना, एलोट्रोप होता है किसका, कार्बन का। कार्बन एलोट्रोप मतलब कार्बन से मिलके बने हैं, और कार्बन क्या होता है अपना, नॉन मेटल होता है। तो अगर कार्बन नॉन मेटल तो फिर डायमंड भी नॉन मेटल, और नॉन मेटल होने के बावजूद ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है कहाँ का, इस पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ये अर्थ में पूरे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, मतलब मेटल को भी इसने पीछे छोड़ दिया। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, ध्यान रखना है इसका। तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि हमने मेटल में हमने पढ़ा था कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, पर ये एक्सेप्शन है, इसका ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पर ये तो मेरे ख्याल से पता ही होगा सब बच्चों को ना। फिर अल्काली मेटल, अल्काली मेटल, अल्काली के ऊपर मैं बाद में बता दूंगा। आप मेरे को नीचे ना एक बार रिमाइंड करा देना, बाद में मैं किसी क्लास में बता दूंगा अल्काली। अगर मैं एकदम अभी के लिए बताऊँ ना, तो फिर अल्काली मतलब होता है बेसिस, ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, उन बेसिस को हम बोलते हैं अल्काली मेटल। अल्काली बोलते हैं बेसिकली। हाँ, यहाँ पर अल्काली मेटल्स का मतलब पर कुछ अलग है। मैंने अल्काली देखा तो उससे मेरे को रिमाइंड आ गया। ठीक, तो यहाँ पर जो अल्काली मेटल्स है वो अलग है। ठीक है, आप इसको अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अल्काली मेटल की इसकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन आता है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीन है। लिथियम का साइन क्या होता है, Li होता है, सोडियम का Na होता है, और पोटेशियम का K होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया, साइन पे भी डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि मतलब इसको ना नाइफ से भी काट सकते हैं, जबकि होते मेटल है, पर फिर भी हम इसको नाइफ से ऐसे करके देख रहे हैं, दो हिस्सों में बट गया है, आराम से कट पा रहा है। ठीक, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लो डेंसिटी होती है। किसी दिन मेरे को ना नीचे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, तो फिर मैं आपको तभी बताऊंगा ये चीज़ ना, ताकि पता तो रहे आप कितना एक्टिव रहते हैं। तो डेंसिटी का मतलब आप मेरे से पूछोगे, ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता है तो। अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ही बता देंगे। ठीक है, कि डेंसिटी का मतलब क्या है। अगर बाई चांस नहीं आता है समझ में, तो आप मेरे को बता देना, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा इसको बाद में ना। यह है समझ यहाँ तक। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट्स में ना बना लेने हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स आर बर्नड इन एयर। अगर मेटल्स को हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है। ठीक, जब मेटल्स को हम लोग एयर में बर्न करेंगे, मेटल ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन होता है ना, जब बर्निंग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आता है उसमें, क्योंकि हमने जब कभी पढ़ा होगा ना आपने, तो जब भी हमारी आग लगती है, आग यानी बर्निंग की बात होती है, ठीक, तो बर्न करने के लिए ना किसी भी चीज़ को तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली होती है हीट, दूसरा होता है ऑक्सीजन, O2 लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन, हीट, ऑक्सीजन, और तीसरी होती है फ्यूल। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, क्या पता है इसका क्वेश्चन कभी पुटअप हो जाए, कहीं से भी पूछ सकता है यूपीएससी, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है यूपीएससी ना। तो फिर मेटल की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब उसको बर्न कर रहे हैं हवा में एयर में कौन होता है, ऑक्सीजन, तो इसलिए बर्निंग हो जाएगी, और क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने डाल दिए, पढ़ लेना इसको बस। जैसे यहाँ पर कॉपर है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर 2 इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 है। कभी बाद में ना, अगर मैं बाद में मतलब जब हम एटम्स वगैरह पढ़ेंगे तब मैं इसको क्लियर करूँगा कि वैलेंसी क्या होती है, क्यों होती है, क्या होता है एटम वगैरह वगैरह। तो फिर कॉपर 2 ऑक्साइड, 2 का मतलब है यहाँ पर वैलेंसी। ठीक, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस, जहाँ पर भी ROUS रस दिखेगा ना, मतलब बोलता है उसका 2 वैलेंसी होगी। और ऐसे ही दूसरा होता है हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड, स्पेलिंग का देख लेना बस, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। क्यूप्रिक मतलब होता है जिसमें जो कॉपर है ना उसकी 3 वैलेंसी होगी, वहाँ पर उसको बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। फिर आता है हमारे पास ये वाला रिएक्शन, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनको ना पढ़ लेना थोड़ा सा ना, ये पता है डायरेक्टली किसी दिन मेरे को याद आ रहा कि कभी पूछा था इसको डायरेक्टली ना,
थोड़ा सा घुमा फिरा के लास्ट में आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उसने डायरेक्टली ये नहीं दिया था, इसमें भी उसने घुमाया था, कहीं पे Al2O3 दे दिया, कहीं पे AlO दे दिया, ऐसे करके ना, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर ये मैंने स्पेशली यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है कि जो CuO हमने यहाँ पर पढ़ा ना क्यूप्रस ऑक्साइड, वो काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कलर आपको लिख लेने हैं, मतलब मैंने जितने इस स्लाइड में डाले हैं ना मैक्सिमम तो मैक्सिमम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अभी घर पे जाके मतलब घर पे तो मतलब वीडियो को देखने के बाद आप NCERT उठाना क्लास 10th की, और उसमें ही चैप्टर होगा आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको अच्छे से रीडिंग कर लेना, आपको समझ आ जाएगा क्या है। बाई चांस मेरे से कुछ चीज़ अगर चीज़ें ना लीव हो गई होंगी तो वहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर बाई चांस नहीं आता है समझ तो आप मेरे को कमेंट में पिंग कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा। ऐसा करके औरों की मदद हो जाती है अगर बाई चांस मैं कुछ छोड़ता हूँ तो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्फोटरिक ऑक्साइड, ठीक। एम्फोटरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करते हैं दोनों के साथ, एक तो एसिड के साथ और दूसरा बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर देंगे, और उसमें क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बन जाएगा एक और एक वाटर बन जाएगा, उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटरिक ऑक्साइड, ठीक है। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमने पढ़ा था Al2O3 होता है, दूसरा आ जाएगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, ठीक है। तो फिर ये हो गया, एक ही हो गया Al2O3, ये इसका ही है, मतलब दोनों सेम ही है। ZnO वाला रिएक्शन मेरे को मिला नहीं था तो इसलिए मैं लिखा नहीं था। तो ये Al2O3 एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या बन रहा है, AlCl3, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। ऐसे फिर ये हो गया H2O वाटर, दो चीज़ बनती है ना, ये सॉल्ट है अपना और ये पानी हो गया वाटर, ठीक है। Al2O3 अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किसके साथ, बेस के साथ, ये बेस है NaOH, कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं इसको, और ये अपना एसिड है, ठीक। ये सॉल्ट बनाएगा और पानी वाटर, और ये यहाँ पर ये जो बना है ना ये सॉल्ट, इस सॉल्ट का नाम भी इम्पोर्टेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट। एक और बनता है सोडियम जिंकेट, पता नहीं कहाँ पढ़ा था मैंने पर पढ़ा था ये मैंने, एक ही हो गया वाटर, ठीक है। ये लिख लिया सब लोगों ने। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो मेनली यही इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है डायरेक्टली कि एम्फोटरिक ऑक्साइड क्या होता है, MCQ में बना के दे देगा। तो फिर रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारा फैक्ट आ गया, कुछ फैक्ट्स है ना इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये वाला इंपॉर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही है, ये तो बहुत बार पूछा है। पोटेशियम एंड सोडियम, ये जो दोनों के दोनों मेटल है ना हमारे, जो दोनों के दोनों हमारे मेटल है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ना रिएक्ट करते हैं। अगर मैं उनको ओपन में एयर में छोड़ दूँ ना तो आग लग जाएगी उनमें, फ्लेम को कैच कर लेते हैं इतनी जल्दी, कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर देते हैं लोग। अभी क्यों करते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अगर आप नीचे ना पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसको एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक, वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसलिए ना इसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं हमेशा, ठीक, ताकि ये आग ना पकड़े। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, पूछा हुआ है और मेरे ख्याल से पूछेंगे भी आगे। फिर क्या, कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर, ये हमने भी पढ़ा था कि अभी क्यूप्रस ऑक्साइड था ना, अभी बताया था मैंने, क्यूप्रस ऑक्साइड क्या था वो, Cu2O, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, नहीं CuO था शायद, जो भी था। तो फिर क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक। तो फिर इसके लिए इसकी कलर क्या हमने पढ़ा था, अभी ब्लैक कलर पे आता, अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था ये चीज़, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वो बर्न नहीं होता, जलता नहीं है, पर उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है रिएक्शन के बाद। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना है पॉइंट को, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड ये होता है CuO। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मतलब क्या होता है कि एक लेयर चढ़ा देना, ठीक, मतलब कोई भी लोहा है या फिर कोई भी मेटल की चीज़ है उसके ऊपर हम लोग एक लेयर चढ़ा देते हैं, ए एनोडाइजिंग है ना। ए से हम लोग याद रखेंगे क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग, ए फॉर एल्यूमिनियम, मतलब एक एल्यूमिनियम की हम लोग उस पर लेयर चढ़ा देते ताकि उस पर क्या होना हो, कोरोजन ना हो। कोरोजन मतलब ख़राब ना हो, रस्टिंग वगैरह ना हो, इन सिंपल भाषा रस्टिंग ना हो। रस्टिंग तो वैसे किस में होती है,
आयरन में होती है। पर कोई नहीं, कोरोजन मतलब रस्टिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा है तो। अभी कोरोजन हम लोग नीचे देखने वाले हैं वैसे क्या होता है कोरोजन। तो फिर एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर, मतलब उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, जिसकी वजह से वो आगे और फर्दर कोरोजन नहीं होता उस पर। इसलिए हम एल्यूमिनियम की एक लेयर चढ़ा देते हैं उन मेटल्स के ऊपर जिस पे कोरोजन होता है, ताकि कोरोजन ना हो उन मेटल्स में। मतलब प्रिवेंशन की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं एनोडाइजिंग को। आपको बस खाली इतना ध्यान रखना है कि एनोडाइजिंग मतलब एल्यूमिनियम। ये हम काफ़ी हाई लेवल तक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इसमें से कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ अगर मेटल का रिएक्शन कर दे तो क्या होगा। ठीक है, मेटल पानी के साथ मिलके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस उसमें बाहर निकलती है। H2 गैस, ऐसे वाले का इस साइन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इससे पहले छोटा सा ये चीज़ देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पूरे को, इस टेबल को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आपको बनाना है अपनी कॉपी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी में भी इसको डालोगे ना इन सारे मेटल्स को तो तभी भी रिएक्ट कर जाएंगे। इतने ज़्यादा ये क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। ऊपर वाले क्या है, हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव के बताओ ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट हो जाएंगे। और ये जो नीचे वाले होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं, पर इतने रिएक्टिव नहीं होते कि ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएं। स्टीम चाहिए होता है इनको, गर्मा गर्म स्टीम। ठीक, स्टीम के साथ ये लोग रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास, ये इस पे बेचारे पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ना तो पानी के साथ ना स्टीम के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेस रिएक्टिव, या फिर लीस्ट रिएक्टिव कह देते हैं इसको, लीस्ट रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है बस। और यही रीज़न था कि सोडियम और पोटेशियम को बाहर क्यों नहीं छोड़ते, वो एकदम से वाइब्रेसली फ्लेम क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, यही रीज़न है उसका। इस टेबल को बनाना है ऐसे कैसे कि ये रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद स्टीम, और ये नो रिएक्शन करके। ठीक, ऊपर देखते हैं अभी ऊपर क्या लिखा है हमने। ऊपर में मैंने यहाँ पर ना वही चीज़ कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो फिर इसलिए वाटर जो है ना ये कोल्ड वाटर है। यहाँ पर भी कोल्ड वाटर है, यहाँ पर भी कोल्ड वाटर, और हीट एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा निकल रही है, यहाँ पर भी निकल रही है, और यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा कम निकल रही है क्योंकि सी ए जो है ना नीचे आता होगा उस रिएक्टिविटी सीरीज में। देख रहे हो, लिथियम था और लिथियम के बाद है सी ए, मतलब जहाँ पर रिएक्टिव ये वाला मतलब इसका सेक्शन ख़त्म हो रहा ना, उसमें सबसे नीचे वाला नंबर है, तो इसलिए इनके मुकाबले कमज़ोर है, पर इनसे तो ऊपर है, इन वाले से तो खतरनाक है नीचे वालों से। ठीक है, और इनको चाहिए होती है स्टीम। ये कैसी होगी, गैशियस। गैशियस का मतलब क्या हुआ, स्टीम है ये, गैसियस फॉर्म में चली गई ना वाटर, तो इसलिए स्टीम है ये, स्टीम। और यहाँ पर देखो ये लिक्विड लिखा है, इसका मतलब कोल्ड वाटर है। EQ मतलब होता है एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। और ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखना है तो देख लो, ठीक है, नोट्स बनाते रहना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, जब मेटल को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये वाला तो रिएक्शन इतना ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मेटल हो गया अपने पास, ये एसिड हो गया, यहाँ से सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो H2 गैस बाहर निकलती है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। कब बनता है, जब एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। NaOH मतलब ये हुआ बेस, ये हुआ जिंक माने मेटल, ये रहा सोडियम जिंकेट जिसकी मैं ऊपर बात कर रहा था, सोडियम जिंकेट बनेगा और यहाँ पर H2 गैस वापस बाहर आ गई। ये जो रिएक्शन है ना ये इसके साथ का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बोला था, एसिड है और यहाँ पर ये बेस है। ठीक है, इसको इसके साथ मत मिलाना, इसके लिए अलग लिख देना, अलग से करके लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका एक रिएक्शन ना नेट से गूगल सर्च करके एक रिएक्शन इसमें लिख देना, बस। तो ज़रूरत नहीं है, यही अगर पता है ना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे क्वेश्चन आता है बेसिकली। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी मतलब एक चीज़ को हटा देना, ठीक, डिस्प्लेस कर देना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मेटल है, कोई मेटल है, उस दूसरे वाले मेटल का क्या है, सॉल्ट है, मेटल का सॉल्ट है वो, सॉरी मेटल का सॉल्यूशन है, मेटल सॉल्यूशन। तो ये जो मेटल होगा ना ये रिएक्टिव होगा, किससे रिएक्टिव होगा, इस वाले सॉल्ट में, इस वाले सॉल्यूशन में जो मेटल है ना, इस वाले मेटल से। ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, ये वाला लेस रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन में से निकाल के फेंक देगा बाहर। तो देखो मेटल भी बाहर आ गया, सॉल्यूशन मेटल बी का था ना, मेटल भी बाहर आ गया, और जो ए था ना वो इस सॉल्यूशन में आके घुस गया, ठीक। मतलब मेटल बी के घर में अब सॉल्यूशन ए घुस गया, अब इसने बना लिया अपना मेटल बी के घर में, बी को बाहर निकाल दिया उसके घर में से और खुद जाके बैठ गया उसके घर में, ठीक है। इंपॉर्टेंस है। अब इसके लिए ना वो जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसके बिना ये क्वेश्चंस हो नहीं सकते, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊँ तो Fe माने क्या होता है, आयरन, और ये क्या होता है CuSO4। अब देखो यहाँ पर इस वाली सीरीज में अगर दिखाऊँ तो मैं Fe कहाँ पर है अपना, आयरन, ये हुआ ना Fe, और क्या था Cu माने कॉपर। तो जो ऊपर होता है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। तो Fe क्या हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ ना, इससे ऊपर आ रहा है वो, तो यानी कि Fe Cu को उसके सॉल्यूशन में से हटा सकता है। अगर बाई चांस मैं बोलूँ कि जिंक है और दूसरा Fe है तो फिर Fe जिंक को नहीं हटा सकता, ये वाला रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। और इस पे क्वेश्चन में भी शायद आ सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो टफ होते जा रहा है ना, तो इसलिए इस पर सोचने के लिए आ सकता है कि वो दे देगा वहाँ पर आपको जिंक, ऐसे दे देगा Zn प्लस FeSO4 गिव्स। अब आपको बताना है कि इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन में ये भी लिखा होगा ZnSO4 बनेगा, ठीक, और H2 गैस भी दे रखी होगी, पर ये गलत है, ठीक, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होगा, नहीं होने वाला ऐसा कुछ, क्योंकि जो Zn है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, Fe के कंपैरिजन में। नहीं एक मिनट में कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहा हूँ, जिंक तो ऊपर है ना, आयरन नीचे, तो फिर जिंक तो हटा देगा ना इसको, आयरन को। ओह सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर Zn की जगह पे यहाँ पर Zn हो गया और इसकी जगह यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख रहा हूँ, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया है ना, ये वाला तो सही है, ये वाला तो बन जाएगा, उल्टा बना दिया मैंने। अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ Fe प्लस ZnSO4, तब कुछ बनेगा क्या, तब नहीं बनेगा कुछ भी, क्योंकि जो Fe है ना वो कम रिएक्टिव है और Zn है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसका ध्यान देना। ठीक, क्वेश्चन गलत बना दिया था मैंने। तो ये वाला तो होगा क्योंकि Zn ऊपर आ रहा है, Fe यानी आयरन नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। अगर है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बाद में मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। ये Fe हो गया, CuSO4 हो गया, क्या बना FeSO4। Fe ने क्या किया, Cu को भगा दिया उसके घर में से और खुद जाके बैठ गया, Cu बेचारा बिना घर के घूम रहा है। अब ऐसे यहाँ पर Zn आया, Zn ज़्यादा ताकतवर था या फिर ज़्यादा रिएक्टिव था, तो उसने Cu को हटा दिया उसके घर में से, खुद जाके बैठ गया और Cu बेचारा घूम रहा है ऐसे। ऐसे फिर Pb हो गया, Pb माने क्या होता है, Pb इसका सिंबल होता है, Pb होता है लेड का सिंबल। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्या होता है, Pb से कम रिएक्टिव होगा, तो इसको इसके घर में से निकाल दिया और क्या बन गया, PbCl2 बन गया और Cu बेचारा बाहर घूम रहा है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये बना लेना नोट्स टाइप ना। फिर उसके बाद ये फिर से मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है, इसको अगर आपने लिख लिया तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं एक बार ना, वैसे तो आपको नेट गूगल आप करोगे तभी भी आपको दिख जाएगा। ये क्या होती है, ट्रिक होती है काशीनाथ का, काशीनाथ का माली आलू ज़रा पी के पकाता है, ठीक। फिर इसके बाद होता है कौन है आ गया, ये अपना ना ट्रिक। काशी से हम लोग याद करते हैं क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है, नाथ से हो गया Na और के का से हो गया Ca, माली से Mg याद होता है और Al आलू के लिए लगता है, फिर ज़रा के लिए हो गया Zn,
ठीक। फीके के लिए हो गया फीके, एफ यू होता है अपना आयरन के लिए, ये ना इसके सिंबल याद कर लेना, बहुत काम आएगा। पकाता, पकाता जो होता है ना वो पीबी के लिए होता है, लेड आता है। टीएन से पहले यहाँ पर लेड आएगा, ठीक, लेड। फिर क्या है टीएन, टिन, टिन का क्या होता है साइन, एसएन होता है। अच्छा मैं यहाँ पे पता है फॉर्मूले में ना ट्रिक में एक चीज़ भूला हूँ, यहाँ पर एक चीज़ और होती है बीच में ना, उसको बोलते हैं से हमारा टिन आता है, टिन, टिन का होता है साइन एसएन, ठीक है। उसके बाद आएगा ये, उसके बाद आएगा पकाता, पकाता से होगा पीबी, लेड, ठीक। फिर आएगा अपने पास है से होगा एच, हाइड्रोजन, यहाँ पर दे नहीं रखा है हाइड्रोजन, ये ऐड कर लेना हाइड्रोजन। कॉन, कॉन के लिए हमारा कॉपर होता है, जिसका साइन होता है Cu। फिर आता है अपने पास है से होता है अपना Hg माने होता है मरकरी, ठीक। यहाँ पर दे नहीं रखा है पर आपको ऐड कर लेना है, यहाँ पर ना मरकरी होगा। फिर यहाँ पर है सिल्वर, सिल्वर होता है Ag आगे, तो फिर Ag। फिर गोल्ड, गोल्ड मतलब होता है Au। और प्लेटिनम, प्लेटिनम होता है Pt। प्लेटिनम के लिए नहीं है यहाँ पर ट्रिक में ना, उसका ध्यान रखना है। समझ आ गया? अगर बाई चांस इसमें थोड़ा डाउट रहा ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉच पॉच सा हो गया, तो आपको जाना है गूगल, गूगल में आप लिखोगे काशी नाथ ट्रिक, लिख दोगे ना अगर, तभी भी आपको गूगल पे ही मिल जाएगी ट्रिक, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगी। ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को ना, पेपर में इस पे आ जाता है क्वेश्चन ना। फिर है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें कि पूरा ट्रांसफ़र ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं इसको जरा सा बताऊंगा, अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको एटम वाले चैप्टर में, एटम जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मैं इसको कवर करूँगा। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एनी का होता है 11 वैलेंसी होती है, तो अगर मैं एनी का 11 वैलेंसी को अगर ब्रेक करूँ तो पहले में हो गया 2, सेकंड में हो जाएगा 8 और तीसरे में आएगा 1, ठीक, 2 8 1। अगर इनको गिने तो कितना हो गया, 2 8 10 1 11 हो गया ना 11। लास्ट में कितना बचा, 1 बचा। फिर क्लोरीन को अगर मैं देखूँ तो फिर क्लोरीन का होता है 17, क्लोरीन की होती है 17, इसको ब्रेक करें तो फिर 2 8 7 हो गया। मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए अपना वैलेंस वो सेल कंप्लीट करने के लिए एक और चाहिए, और इस पे एक फालतू है क्योंकि ये बेचारे इसको लेके कहाँ कहाँ घूमेगा, इसको 8 चाहिए ना, 7 तो इसको कोई दे नहीं से रहा, तो बेचारा क्या करेगा, ये एक इसको दे देगा ताकि इस बेचारे का 8 कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये सारी चीज़ें ना अभी टेक्निकल लग रही होंगी, पर मैं बाद में जब एटम्स पढ़ाऊँगा ना तब ये सब चीज़ें समझ आएगी। तो फिर यहाँ से ये एक इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो फिर बेचारा ये भी खुश, और ये भी चलो खुशी हो गया क्योंकि इसका बेचारा फालतू ही तो घूम रहा था एक को लेके, एक को लेने के लिए इसको ना पूरी की पूरी बस लेके घूमनी पड़ रही थी एक एक्स्ट्रा, तो इसलिए इससे उसको संतुष्टि मिल गई। तो फिर ये दोनों ना आपस में ऐसे रहते हैं, अब NaCl ऐसे पार्टनरशिप हो गई इन दोनों में, पर कंप्लीट गया है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें, बॉन्ड माने एग्रीमेंट समझ सकते हैं, तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें पूरा कंप्लीट एक आयन और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, और इस पे ना छोटा सा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो सब हम एटम्स में देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा लेक्चर हमारा ना। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। आपको बस खाली ये बना लेना, एक छोटा सा बना लेना, एक बना लेना, दोनों में से कोई भी एक बना लेना, ठीक। और ध्यान रखने, ये मेरे को ना बताना है, तो आप मेरे को ना अगर बाई चांस मैं भूल गया वो सेशन के लिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पिंग कर देना, फिर मैं वो भी शेड्यूल कर दूंगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो हमने अभी पढ़ा ना, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है फिजिकल नेचर, फिजिकली अगर हम देखें तो फिर क्या होता है, वो हार्ड होता है बहुत ज़्यादा, आयनिक कंपाउंड्स बहुत हार्ड होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एग्रीमेंट हो रखा है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तोड़ना मुश्किल है, ठीक।
बाकी आप पढ़ लेना ये थोड़ा सा ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इनका भी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, इनका हाई होता है, तोड़ पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल होता है जनरली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होता है कौन, आयनिक कंपाउंड। इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन पेट्रोल, इन सब में इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलते नहीं है इसके अंदर ना। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें ना, यहाँ पर लिखा होगा इसमें। वाटर कंटेन्स आयंस विच मूव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पढ़ लेना इसको ना एक बार, वैसे मेनली ना इसका आंसर होगा यस, होगा इसमें कंडक्शन। कंडक्शन से मेरे को एक चीज़ और याद आ गई, एसिड, बेस, ठीक, और आयनिक कंपाउंड, इन तीनों में छोटी छोटी सी चीज़ बतानी है। जो एसिड होगा ना उसको अपना बिहेवियर शो करने के लिए, दोनों को ही, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, बिहेवियर अगर उनको शो करना है कि भाई मैं एसिड हूँ मैं बेस हूँ, तो उसके लिए वाटर चाहिए, मतलब उनको पहले पानी के अंदर घुला होना चाहिए, ठीक, मतलब उसको पहले पानी के अंदर घोलना है, थोड़ा सा ही घोलो पर घोलना है, उसके बाद ही वो अपनी ना बिहेवियर शो करेंगे, उसके बाद ही एसिडिटी और बेसिक के बारे में पता लगेगा। एसिड और बेस बाद में हम लोग ये चैप्टर करेंगे ना, एसिड बेस वाला एक चैप्टर हम लोग करेंगे, उसमें मैं आपको ना कुछ एक दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम होता है फिनोप्थलीन और लिटमस हो गया, बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ से पक्का गारंटेड क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अभी यूपीएससी का, मेथनोइक एसिड का, कि मेथनोइक एसिड किससे मिलता है, एंड स्टेइंग हो गया, और अपने एक नेटल आता है, नेटल उसके अंदर भी मिलता है। ये वाला क्वेश्चन तो इस बार भी आया था, ये तो मतलब देखने को मिले ही जा रहा है, इतना फेमस हो गया। ठीक है, एक बार इसको यहाँ से खोल देता हूँ मैं, ठीक है, देख लेना इसको पॉज करके, इसको भी देख लेना पॉज करके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो भाई। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा ना, तो सब्सक्राइब करो और साथ में ना लाइक भी कर देना सेशन को, ताकि ये जो वीडियो है ना इसकी रीच बढ़ जाए और उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिन तक पहुंचती नहीं है वीडियो। ठीक है, आगे मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि नेचुरली अक्रिंग होता है अर्थ की क्रस्ट में। और क्रस्ट मतलब क्या हुआ, अगर ये अपनी अर्थ है ना, तो इसका जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जिस पे हम लोग अपना घर वर बनाते हैं, वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट मतलब क्रस्ट के थोड़ा सा अंदर जाने पे ना, मतलब अगर ये क्रस्ट है अपना घर वाली जगह, यहाँ पर आप घर बनाओगे तो थोड़ा सा डिगिंग पे आपको मिल जाएगा ये क्या चीज़, एलिमेंट्स मिल जाते हैं। किस टाइप के एलिमेंट्स, कुछ भी मिल सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी। एल्यूमिनियम तो नहीं मिलता, खैर यहाँ पर आयरन वगैरह मिल सकता है कुछ दूर डिगिंग करने पे ही, तो उसको क्रस्ट पे ही बोलेंगे, मतलब ज़्यादा अंदर तो नहीं गए ना। फिर उसके बाद सेकेंड लेयर होती है अपनी, इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल। और ये जो थर्ड होती है अंदर, एकदम सबसे अंदर, उसको बोलते हैं कोर। ये भी हम लोग पढ़ेंगे चीज़ें ना ज्योग्राफी के सेशन में, ज्योग्राफी के सेशन में मैं जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हमें क्रस्ट पे ही मिल जाए, ज़्यादा खुदाई ना करनी पड़े, ज़्यादा अंदर वाली लेयर तक ना घुसना पड़े, तो उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। ठीक, और ओर्स क्या होता है, ओर्स होते हैं अपने ये ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर ना एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हिस्सा ज़्यादा हो, हिस्सा मतलब उसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा है, ज़्यादा परसेंटेज है उस पर्टिकुलर एक ही, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही है उसके अंदर, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना उसमें से चीज़ें अलग करने में, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं, ओर्स। आया समझ। तो फिर उनको क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हो वो चीज़ ना, जैसे एफ का हो गया, अगर कोई एफ का ओर है तो फिर उसके अंदर ना एफ आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मैंने छोटी सी यहाँ पर ना इमेज लगाई है, उसको थोड़ा सा ना जूम करते हैं तभी दिखेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये चीज़ ना लिख लेना कॉपी में, मैग्नीटाइट, हेमेटाइट, सेडराइट और लेमनाइट, ये सब के सब ना ओर्स हैं। क्या है, ओर्स हैं। किसके ओर्स हैं ये, आयरन के ओर्स है सबके सब ना, तो इसको लिख लेना। आपको ना बाद में जब मैं ज्योग्राफी की क्लास लूँगा
तो उसके अंदर मैं आपको ना ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से बता दूंगा किसका क्या और होता है। और पे भी क्वेश्चन आता है ना पेपर में, इसलिए इम्पोर्टेंट है ओर्स। तो फिर जिस ऐसे जो भी मिनरल्स मतलब ऐसे जो भी मिनरल्स होता है जिसके अंदर परसेंटेज हाई होता है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसको क्या बोला जाता है, ओर्स बोल देते हैं। ठीक, और मिनरल्स क्या हुआ जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मिले हमें, पर उस मतलब उस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर ना एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट। तो इसलिए मिनरल्स जो है थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है मिनरल्स के साथ। जबकि ओर्स में क्या होता है, बस खाली एक पर्टिकुलर चीज़ का ना परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है बाकियों के मुकाबले। अब यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर होगा, यहाँ दिख रहा है ये ओर्स, ओर्स बीच में बना दिया मैंने, और मिनरल्स, बड़ा वाला सर्कल मिनरल्स का है, छोटा वाला सर्कल ओर का है। मतलब मिनरल्स के अंदर ओर होता है एक स्पेशल टाइप की वैरायटी जिसके अंदर जिसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, अगर परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको क्या बोल देते हैं, ओर्स। ठीक, और अगर मतलब एलिमेंट ही है और उसकी परसेंटेज ठीक ठाक है तो उसको बोल देते हैं मिनरल्स। इससे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो ओर्स है अंदर आ रहा, तो सारे के सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायग्राम भी बना सकते हो समझने के लिए अगर समझ आ रहा है तो। बाकी अगर कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंस है, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे के सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं पर सारे के सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं। अब ये चीज़ ना जब अगर आप लोग एफकेट के लिए तैयार कर रहे हो तो फिर मैं एफकेट के लिए भी रीजनिंग की क्लास लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं कम्प्लीटली आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे करते हैं क्या करते हैं। ठीक, तो फिर एफकेट में इसी टाइप के वेन डायग्राम वाले रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वेन डायग्राम वाले। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखोगे यहाँ पर ये ना ये डायग्राम बना लेना, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मतलब इन सब चीज़ों को हमें ना अगर उनके ओर में से निकालना है तो हमें बस इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत पड़ेगी और ख़त्म हो जाएगा वो। और फिर रिडक्शन विद कार्बन, इसको कार्बन से रिड्यूस कर देंगे तो फिर हमें मिल जाएगा। फिर ये Ag और Au, Ag मतलब गोल्ड होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है, और Au मतलब गोल्ड होता है। इनको ये तो नेटिव स्टेट में मिलता है क्योंकि बेचारे रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ, रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई मिक्सचर नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास गैंग। गैंग क्या हुआ, एक ऐसे और जो होता है ना उसमें बहुत सारे मतलब कंटेमिनेटेड होता है, कंटेमिनेटेड मतलब उसमें गंदगी लगी होती है, बहुत सारी चीज़ ना मिक्सअप होती है, जैसे सॉइल लग होता है, उसमें सैंड होता है, और भी मतलब इम्प्योरिटी का कुछ ज़्यादा ही अमाउंट होता है, कुछ ज़्यादा ही इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको बोल देते हैं क्या, गैंग बोल देते हैं। अभी दिख रहा है यहाँ पर गैंग है, इस पर यहाँ पर सॉल्ट, यहाँ पर कुछ जैसे सैंड लगी होगी, यहाँ पर सिल्ट होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो क्या क्या अजीब सा चिपका हुआ है, मतलब ये हमारा मिनरल हो सकता है, क्या होता है ये हमारा मिनरल हो, बस बाकी सब चीज़ें उसमें वेस्टेज ही है, तो उसको बोलते हैं कि गैंग। जब ओर्स को माइन करते हैं तो उस पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उस टाइम के ओर को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, उस पूरे को ही बोलते हैं गैंग। फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास ओर को कैसे ना हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई कैसे करते हैं, या फिर उसमें से मेटल को एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो चीज़ है, इंपॉर्टेंट सी है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मान लेते हैं हमने Fe का करा, आयरन का हमने ओर निकाला, तो उसमें कंसंट्रेशन देखते हैं, भाई कंसंट्रेशन है भी इसमें ज़्यादा कि नहीं है, नहीं तो फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये मेटल, ये जो हमें इसके अंदर मेटल मिल रहा है या एलिमेंट मिल रहा है, उसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको बस इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, वो मोल्टन, वो मतलब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो हमें सीधा ही प्योर मेटल मिल जाता है। पर अगर वो मीडियम वाला है, मीडियम रिएक्टिविटी वाला है, जो जैसे कि ये हो गया जिंक, आयरन, पीबी, लेड, कॉपर, ये हो गए, तो फिर इनको ना हमें कुछ ऐसे ले जाना पड़ता है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं तो उसका कार्बोनेट और, अगर वो कार्बोनेट और के साथ है, कार्बोनेट मतलब CO3 होगा, अगर उसमें सल्फाइड और होगा अगर S वाला, अभी ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं बाद में ना, जब एटम पढ़ेंगे तब बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो फिर मेटल्स जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, अगर वो कार्बोनेट ओर में प्रेजेंट है, CO3 वाला ओर है, तो उसको कैल्सिनेशन से हम लोग करते हैं। ठीक, मतलब कैल्सिनेशन से उसको हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में लेके आते हैं, मेटल ऑक्साइड में। अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग से लेके आएंगे। अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ेंगे हम सब चीज़ें ना,
तो फिर कार्बोनेट से कैल्सिनेशन और सल्फाइड से रोस्टिंग, सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग करेंगे और फिर हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक, फिर हम उसको रिडक्शन करेंगे मेटल में, रिडक्शन करेंगे, फिर हमें यहाँ से प्योरीफाई करना है उस मेटल को, तब हमें फाइनली हमारा मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग के लिए जाएगा फिर वो। ठीक, आया समझ। इसको याद कैसे करना है, सी से याद कर सकते हैं, सी मानी कैल्सिनेशन, सी मानी कार्बोनेटोर। ठीक, अब बचा क्या, सल्फाइड और रोस्टिंग, बस खत्म। RS से याद कर लो, RS अग्रवाल, जिसे करने करो, पर ये आपको शॉर्टकट खुद से बनाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें ना पेपर के टाइम पे याद होनी चाहिए, तभी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो फिर अगर मेटल्स कैसे है, लो रिएक्टिविटी वाले हैं, तो फिर सल्फाइड ओर्स में बनाएंगे उसको, फिर रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल होगा, फिर रिफाइनिंग होगा, फिर खत्म। ये वाला टेबल इम्पोर्टेंट सा है, ठीक, इम्पोर्टेंट है टेबल, बना लेना इसको ना, ऐसे थोड़ा साफ कर दूँ तो समझ आ जाएगा। वैसे तो आपको ना अगर ये बनाना है तो फिर आपको नेट पे मिल जाएगा या फिर NCERT, आपको मैंने बोला है कि NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पर ये डायग्राम है ही, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये बना सकते हो यहाँ से। हाँ, हम लोग आगे जा रहे हैं अब। और ये जो मेरी वीडियोस है ना, आप उसको ना आराम से एक फ्लो में देखा करो, अगर बीच में छोड़ के जाओगे फिर लिखोगे तो फिर फ्लो टूट जाता है। ठीक है, ये मेरा एडवाइस है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, बस खाली मतलब एक बार में देख लो तो ज़्यादा सही रहता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, अगर कम रिएक्टिविटी वाले हैं, अनरिएक्टिव है, तो हमने क्या पढ़ा था, उसको हमें पहले सल्फाइड ओर से करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो सिनेबार, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पर फोटो भी लगा दी है। सिनेबार कौन होता है, ये ओर होता है मरकरी का, मरकरी के ओर को बोलता है सिनेबार। HGS मतलब क्या हुआ, Hg किसका होता है, मरकरी। तो फिर क्या हुआ, मरकरी का सल्फाइड हुआ, सल्फाइड ओर मतलब मरकरी का ओर। मरकरी का ओर को फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन की से रिएक्ट करते हैं और हीट के प्रेजेंस में वो क्या बन जाता है, मरकरी का ऑक्साइड, उसमें सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। फिर इसको मतलब फिर ये जो बना ना हमारा मरकरी का ऑक्साइड, उसको हीट करेंगे। हीट मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोस्टिंग हो रहा है, अभी बताऊंगा रोस्टिंग क्या होता है। और ये क्या बना अपना, Hg बन गया, मेटल बन गया प्योर वाला, और ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ऐसी सेम तरीके से ये भी हो रहा है। ठीक, बाकी आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से पढ़ लोगे इसको, मोर देन इनफ है। अभी आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर से आए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडल वाले होते हैं, बीच वाले, हमने क्या पढ़ा था, RS। तो जो रोस्टिंग होती है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए तो होती है, मिडल वाले के लिए मतलब रोस्टिंग। ठीक, तो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, तो फिर बीच वाले जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके ओर्स को अगर हमें मतलब मेटल्स हमें निकालने हैं, अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए होते हैं। और जो कैल्सिनेशन होता है वो किसके लिए होता है, हमने भी पढ़ा था कैल्सिनेशन, CC, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर्स के लिए। अगर जो ओर्स है वो कार्बोनेट के हैं तो हम उसके लिए कैल्सिनेशन इस्तेमाल करेंगे। सल्फाइड ओर्स के लिए हम लोग रोस्टिंग यूज़ करते हैं। होता क्या है इसमें, रोस्टिंग में हम लोग ना हीट करते हैं, असल में ना हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करेंगे। इसके प्रेजेंस में एक्सेस एयर, मतलब इसमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन में हम लोग अगर करेंगे हीटिंग तो उसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोल देंगे। ठीक, इसके लिए हम लोगों ने ये Zn कर रखा है, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड, यहाँ पर सल्फाइड हो रहा है ना, इसका मतलब है इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और SO2 मतलब क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट है जो निकल रहा है, आया समझ रोस्टिंग में। चलो अभी मैं इसको ना बाद में दोनों को एक साथ वो कर दूंगा, कंक्लूड कर दूंगा। ये चीज़ समझ आया, ये जो रेड से लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी नोट्स बना लेना। फिर आता है अपना कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में ये हुआ कार्बोनेट ओर्स, लिमिटेड एयर, ये इंपॉर्टेंट है, बस खाली यही डिफरेंस है दोनों में। कार्बोनेट ओर्स
और दूसरा लिमिटेड एयर में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इस प्रोसेस को ना हीट करते हैं दोनों में ही, पर इसमें लिमिटेड एयर होगा। लिमिटेड एयर में हमने ZnCO3 जो कि कैल्सिनेशन से होगा, क्योंकि कार्बोनेट ओर है ना ये, कार्बोनेट ओर, तो इसको हीट करेंगे हम, ठीक, लिमिटेड एयर में, कम ऑक्सीजन जो होगा वो कम होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर ZnCO3 कार्बोनेट ओर को हमने हीट किया तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो फिर इसको क्या बोल दिया हमने, जिंक ऑक्साइड। हाँ, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक, लिमिटेड एयर में कार्बोनेट ओर को हमने हीट किया है स्ट्रांगली, तो उसको क्या बोला है, कैल्सिनेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़रा समराइज कर दूँ तो रोस्टिंग होता है और एक होता है अपने पास कैल्सिनेशन। याद कैसे रखेंगे, CC और RS से याद करेंगे। CC तो कैल्सिनेशन किस में लगेगा, कार्बोनेट ओर में, कार्बोनेट का ओर, और जो ये होगा रोस्टिंग वो करेगा सल्फाइड ओर में, ठीक है। और जो रोस्टिंग होगा उसमें क्या चाहिए हमें, तो फिर रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड ओर, कैल्सिनेशन CC से याद करेंगे तो कार्बोनेट ओर। इसमें क्या चाहिए हमें, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई चाहिए, इसमें हमें चाहिए होता है एक्सेस एयर, मतलब ज़्यादा हमें एयर चाहिए होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, और इसमें लिमिटेड एयर में हमारा काम हो जाता है, ठीक, यानी कि O2 लिमिटेड और इसमें हाई O2 चाहिए, बस यही है डिफरेंस दोनों में, ठीक। इन दोनों को ध्यान से देख लेना, बस सल्फाइड ओर चाहिए, इसमें एक्सेस एयर चाहिए, इसमें कार्बोनेट चाहिए और इसमें लिमिटेड एयर चाहिए, इसमें एक्सेस एयर चाहिए, ठीक। आगे समझ, डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। इसका मतलब अच्छे से नोट्स बना लेना इसी टाइप से ना, डिफरेंस बना के, तो इजी याद हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा आपको तैयार। आगे चलते हैं। ये मैंने स्लाइड बनाई तो है, पर आप इसको ना खुद से पढ़ लेना एक बार ज़रा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर बोला है उसने कि कार्बन होता है जैसे, तो इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, वैसे बेसिकली ना हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जो होती है क्या, कोक। मैं कभी ना आपको जब कार्बन वाला चैप्टर जब बढ़ा रहा हूँ ना, तब मैं आपको कोक के बारे में बता दूंगा क्या होता है। कोक का इस्तेमाल करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी तरह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं कोक का, ठीक। ये सी जो है कार्बन है वो कोक ही है, ठीक। हम लोग कोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मेटल्स जो ज़्यादा ही रिएक्टिव है, जैसे ये हो गया सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जो जिससे क्या होगा, डिस्प्लेस कर देंगे मेटल को वो उसके ओर में से, और हमें मिल जाएगा एक प्योरीफाइड और प्योर मेटल मिल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, बाकी इसका ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे थर्मेट रिएक्शन, ये आ रखा है शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर ये अभी आया था पेपर में, थर्मेट रिएक्शन। तो फिर इसमें आयरन, आपको बस खाली इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम इन दोनों को रिएक्ट किया जाता है, और उसमें क्या होता है, फिर आयरन बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट निकलती है काफ़ी ज़्यादा। इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। किसके लिए, रेलवे ट्रैक्स, इसको जोड़ने के लिए करता है। यहाँ पर लिखा नहीं है शायद मैंने, नहीं ये रहा, जॉइन रेलवे ट्रैक्स, इनको जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, अगर कभी ब्रेक हो जाते हैं बीच में से तो उसको जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर दिख रहा है ये यहाँ पर वही थर्मल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा हीट निकल रही है, ठीक। तो इसको ही बोलते हैं क्या, थर्मल रिएक्शन, जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम का रिएक्शन करके ट्रेन के ट्रैक्स को जोड़ा जाता है, या फिर क्रैक मशीन पार्ट्स को भी जोड़ सकते हैं हम थर्मल रिएक्शन से। आया समझ, ये इंपॉर्टेंट था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आयरन के साथ किसका रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम का, और किस किस चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बस। फिर आता है लास्ट में हमारा कोरोजन। कोरोजन होता है किसी भी मेटल का खराब होना, ठीक, खराब होना, डिटेरियोरेट होना, मतलब खराब हो जाना मेटल का, तो उसको बोलते हैं क्या, कोरोजन। जैसे आयरन होता है, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है, रस्ट पता है ना, जंग, वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। यहाँ पर दिख रहा है पहले आयरन ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हो गया जंग लगने के बाद, तो खराब होने जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेन चीज़ यहाँ पर आती है, ये चीज़ सबको पता है कि जंग कैसा कलर का होता है और क्या होता है, किस पे लगता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर
फिर जब कोरोजन लगता है तो उस पर ना ग्रीन कलर का कोट आ जाता है। वो किस चीज़ का कोट होता है? कॉपर कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट माने CuCO3 का कोट होता है, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का होता है, ये दिख रहा है, मैंने एग्जांपल के लिए बना दिया। कॉपर कार्बोनेट है ये, ठीक, आया समझ। नेक्स्ट ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है टाइम के साथ, वो भी एयर के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर एयर चला गया, एयर, ये एयर है, हाँ। तो एयर के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है किसकी? सिल्वर सल्फाइड की। ये इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ की कोटिंग बनती है और कौन से कलर की होती है? वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक। पहले ऐसी थी चकाचक प्लेट सिल्वर की, अब इस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई। किसकी कोटिंग हुई? सिल्वर सल्फाइड, AgS। ये यहाँ पर भी हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब फाइनली ये कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम कोरोजन से। कोरोजन से अगर हमें प्रिवेंशन करनी है तो पहले तो पेंटिंग, घरों के अंदर हम पेंट करते हैं ना अपने गेट वगैरह पे जो लोहे के होते हैं, वो पेंटिंग इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। और रस्टिंग मतलब कोरोजन की बात चल रही है। ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। ग्रीसिंग पता है कहाँ होती है? ये मोटर व्हीकल के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें ग्रीसिंग कर देते हैं। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? जिंक की कोटिंग होती है, Zn, जिंक की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है गैल्वेनाइजेशन में। तो जैसे हम लोग एनोडाइजिंग, याद आ रहा? एनोडाइजिंग में किसकी कोटिंग होती थी? एल्यूमिनियम की। जैसे एल्यूमिनियम की हम कोटिंग करते हैं किसी भी मेटल या फिर आयरन के पार्ट्स के ऊपर हम कोटिंग कर देंगे एल्यूमिनियम की, वैसे ही हम लोग यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। फिर एक आता है हमारे पास क्रोम प्लेटिंग, नाम भी सुना होगा, यहाँ पर दिख रहा है ये सब चीज़ें क्रोम हो रखा है, ये भी क्रोम है, गाड़ियों पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ये क्रोम प्लेटिंग है। ये अलग गैल्वेनाइजेशन है। यहाँ इस पर जिंक की कोटिंग हो रखी है, यहाँ पर क्रोम की कोटिंग हो रखी है, इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। इस पर किस चीज़ की कोटिंग होती है? इस पर क्रोमियम की कोटिंग होती है क्रोम प्लेटिंग के लिए, क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं हम, आया समझ। और गैल्वेनाइजेशन में करते हैं हम जिंक की कोटिंग, एनोडाइजिंग में करते हैं एल्यूमिनियम की कोटिंग, ठीक, इसको बोलते हैं क्रोम प्लेटिंग। और जो लास्ट तरीका होता है ना हमारे पास प्रिवेंशन का कोरोजन से, वो होता है अपने पास मेकिंग अलॉयज। अलॉय बना दो उसका। अलॉय मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्स कर देते हैं हम लोग दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्स कर दो और फिर अलॉय बन जाता है वो। इससे क्या होता है कि मान लेते हैं अगर किसी मेटल के अंदर अच्छी है कोरोसिव प्रॉपर्टी, अच्छी है मतलब वो कोरोजन से बचा लेता है अपने आप को, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ऐसा मेटल रख दिया जिसमें कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं है और एक ऐसा हो गया जिसपे कोरोजन से बचने की प्रॉपर्टी है, तो वो दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो उस पर बचने की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और मान लेते हैं उसमें हार्डनेस ज़्यादा थी तो हार्डनेस भी आ गई, कोरोजन से बचने की प्रॉपर्टी भी आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोल देते हैं। अलॉय पे क्वेश्चन मिल जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। अलॉय, ये मैंने अलग से इसलिए डाल दिया है। अलॉय मतलब क्या होता है? एक मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या नॉन मेटल, कुछ भी बोल लो। अलॉय मतलब वही हो गया, मिक्सचर हो गया दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। एक उसके एग्जांपल में ये हो गया स्टेनलेस स्टील, जो किसका होता है? आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों का होता है अलॉय। अमलगम, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मरकरी के जितने भी अलॉय होता है सबको क्या बोलते हैं? अमलगम। ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर और टिन का हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर और जिंक का हो गया, सोल्डर हो गया, लेड और टिन हो गया। अब सोल्डर जो होता है ना, कई बार आ रखा है, बहुत बार PYQs में है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है बहुत बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें है। तो इसके साथ ही हमारा ना जो चैप्टर हो गया वो ख़त्म हो गया हमारा, ठीक। जाते जाते ना इस चैप्टर को, हमारे इसको चैनल को ना लाइक, वीडियो को हमारे लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं हमेशा तैयार हूँ आपके डाउट्स के लिए ना। और जैसे मैंने बोला था कि मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेके आऊँगा, तो आप टेंशन मत लो, वो आएगा ज़रूर रिवीजन सेशन ना, पहले हम लोग थोड़ा पढ़ लें। और साथ में अगर आप प्लान कर रहे हो टेक्स्ट बुक लेने का ना, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पर टैग कर दिया है, वहाँ पर से आप इसको बाय कर सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इससे बेस्ट क्योंकि ऑल्टरनेटिव है ही नहीं अभी ना फिलहाल मार्केट में, इसमें आपको हर टाइप के मॉक्स मिल जाते हैं, चाहे फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब हर एक के आपके मॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक डाल दिया। और साथ में ना अगर आपको ना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप मेरे को वो उसके लिए भी नीचे ना कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा।
आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से आपको बुक्स लगेगी, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टिश्यूज़ सोच रहा हूँ मैं तो अभी ना, टिश्यूज़, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो टिश्यूज़ या फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 9 का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है। अभी फ़िलहाल यूट्यूब में ना आपको बहुत मतलब इसकी लिमिटेड वीडियो मिलेगी, पर मैं आपको उतना ही मटेरियल दूंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत वास्ट है, क्वेश्चन आ जाता है, पर करने वाले बहुत कम होते हैं उसको ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसकी चाहिए कि इसकी चाहिए वीडियो नेक्स्ट, उसी हिसाब से फिर मैं बना लूँगा। और टाइम लगता है हाँ वीडियो आने में, क्योंकि ये स्लाइड्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।